प्लानिंग का सलूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हम कर रहे थे, ठीक है। टॉपिक उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट है वो प्लानिंग का सलूशन है। प्लानिंग ऑफ द सलूशन जो है उसमें ये है कि हम अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या है कि हम पूरा तरीक़ाकार उसका बनाएंगे, ठीक है। कि हमने अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। हम उस चीज़ का पूरा प्लान बनाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे पहले, ठीक है। उसको देखेंगे कि कितने पैसे इस पे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितनी एफर्ट लगेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये करेंगे कि उसका फिर एक प्लान पूरा लिखेंगे, ठीक है। प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हमने सलूशन को फाइंड करना है, ठीक है। अपना जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं वो किस तरह से बनाना है। तो इसमें फिर ये है कि हमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी सलूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या है कि एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, ठीक है। एक पूरा तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा कि इस तरह से हमने जो है वो अपना जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से हमने बनाना है, ठीक है। वो सारा जो तरीक़ाकार है वो यानी कि हमें फिर जो है ना वो लिखना पड़ता है, उसको यहाँ पे मुतारिफ़ कराना पड़ता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उसमें जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, प्लानिंग के लिए, वो आपको मैं कुछ बताता हूँ। उनमें पहली स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कंकर। बहुत मशहूर स्ट्रेटजी है ये, इसको टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। इस स्ट्रेटजी में ये किया जाता है कि जो हमारा प्रॉब्लम होता है, एक तो ऐसे है ना कि यहाँ तो बहुत छोटा प्रॉब्लम हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, उस सूरत में हमें ये करना पड़ता है कि अपने उस प्रॉब्लम को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसके हिस्से बना दिए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और फिर उन छोटे हिस्सों को अलग अलग सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अलग अलग सॉल्व करके तो फिर आपस में इकट्ठा जोड़ देते हैं हम। तो इस तरह से हमारा जो है वो सलूशन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, सलूशन फाइंड हो जाता है। यानी कि अब ऐसे है ना, फ़र्ज़ करें 10 बंदों की टीम है तो अपने प्रॉब्लम के 10 हिस्से करेंगे हम, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो हमने बनाना है उसके 10 हिस्से करेंगे और वो 10 हिस्से हम उन 10 लोगों को दे देंगे। वो अलग अलग उस पर काम करेंगे, उसको कंप्लीट करके फिर बाद में जो है उसको सॉफ्टवेयर को उन सारे जो हिस्से हैं उनको मॉड्यूल बोला जाता है, ठीक है, जो एक हिस्सा बनाया जाता है प्रोग्राम का। उनको फिर आपस में इंटीग्रेट करके, ठीक है, जोड़ देंगे हम। तो इस तरह से हमारा सलूशन पूरा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद प्लानिंग के लिए जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। यानी कि पहले क्या है कि हमें अपने सलूशन को गैस करना होगा, ठीक है। यानी कि गैस ऐसे है ना कि हमने अपने जो हमारे एक्सपीरियंस है पहले से, हमारे अपने एक्सपीरियंस पर्सनल या फिर उन लोगों के जो कि वो काम पहले कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से हमें अपना सलूशन गैस करना होगा, ठीक है। कि हमारा सलूशन जो है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि फिर उसको हम चेक भी करेंगे, ठीक है, अपना यानी कि जो सलूशन हमने गैस किया है उसको देखेंगे वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अपने सलूशन को हम देखेंगे कि उसमें कोई ख़राबियाँ तो नहीं है, ठीक है। उन चीज़ों को यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो ठीक करने वाली हैं। तो अगर वो सलूशन सही ना हुआ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हुई, ठीक है, तो उस सूरत में हम फिर ये है कि उस सलूशन को फिर हम रिफ़ाइन करते हैं, यानी कि उसमें फिर चेंजिंग करते हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करते हैं। यानी उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे, कुछ चीज़ें नई डाल देंगे, ठीक है, कुछ फालतू चीज़ें निकाल देंगे। तो इस तरह से रिफ़ाइनमेंट, इस चीज़ को रिफ़ाइनमेंट कहते हैं, इम्प्रूव करने को, ठीक है, नई चीज़ें डालनी, कुछ चेंजिंग वगैरह करनी। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो साथ साथ होती रहती है, ठीक है, सलूशन के अंदर जो रिफ़ाइनमेंट है, ठीक है, वो साथ साथ हम करते रहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान बाद में देखता है, उसको लगता है कि इनको चेंज करना चाहिए, तो वो फिर उन चीज़ों को कह के हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्टेड आउट, ये एक स्ट्रेटजी है जो कि प्लानिंग के अंदर की जाती है, अपनाई जाती है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में हम असल में ये करते हैं
जो डिज़ाइनर होता है, जो डिज़ाइन कर रहा होता है उस सॉफ्टवेयर का, असल में ये एक डिज़ाइनिंग वो होती है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो कि सॉफ्टवेयर की जो लुक हमें नज़र आती है, उसकी शक्ल नज़र आती है, उसको डिज़ाइन करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो डिज़ाइन और होता है। ये जो डिज़ाइन यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, ये डिज़ाइनर वो होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने से पहले उसकी डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसका स्केच वगैरह बना रहे होते हैं कि वो कैसे सॉफ्टवेयर जो है वो बनेगा, ठीक है, उसमें कौन कौन उसको इस्तेमाल करेगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ठीक है, उनकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी खसूसियात क्या होंगी। तो ये जो चीज़ें ये वाली डायग्राम में वगैरह जो बनाते हैं उनको डिज़ाइनर, ठीक है, उनको डिज़ाइनर कहते हैं। एक दूसरे डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, वो डिफरेंट है, वो बाद में उसको जब सॉफ्टवेयर बन जाता है फिर उसकी डिज़ाइनिंग सारी करते हैं, ठीक है। वो यानी कि वो प्रोसेस बाद में, डिज़ाइनिंग के बाद भी कोडिंग की जाती है, लेकिन बहरहाल वो काम बाद में होता है। ये डिज़ाइनिंग जो है ये डेवलपमेंट से पहले यानी कोडिंग से पहले होती है। अच्छा, तो डिज़ाइनर जो है वो क्या करता है कि वो एक टू डू लिस्ट बनाता है, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट बनाएगा कि हमने ये काम करने हैं, ठीक है, पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरह से वो एक लिस्ट बना देता है और फिर उसके मुताबिक वो आगे फिर उसके ऊपर वो काम करता रहता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो प्रोटोटाइप बनाएगा। प्रोटोटाइप जो है वो असल में इस तरह से है कि ये कोई पूरा सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन वो एक स्केच बनाएगा यानी सोल्यूशन का, ठीक है, कि हमारा सोल्यूशन जो है वो इस तरह से होगा। उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेगा, यानी उसकी तस्वीर, उसकी डायग्राम वगैरह बनाएगा, ठीक है, तस्वीरी शक्ल में अपने सोल्यूशन को ड्रा करेगा वो। और इससे जो है वो डिज़ाइनर को हेल्प मिलती है सोल्यूशन के अंदर जो भी अहम चीज़ें हैं सारी, ठीक है, उनको समझने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप बनाना भी जो है ये एक प्लानिंग के दौरान ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है, ठीक है। इससे हमें स्केच पता चल जाता है कि हमने सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाना है। मैं पर्सनली भी जब सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो उसकी प्लानिंग के दौरान जो है ये मैं प्रोटोटाइप बनाया करता हूँ, ठीक है। तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो सॉल्यूशन का स्केच सामने आ जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं उसमें जब हमने सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो उस सूरत में जो है हमें उन स्ट्रेटजीज़ को पहले थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि हर सोल्यूशन के लिए एक ही स्ट्रेटजी सही हो, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस नौइयत का है, ठीक है, किस तरह का है, और उसके मुताबिक हमें देखना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसकी प्रोटोटाइप बनानी ज़्यादा बेहतर रहेगा या उसको डिवाइड एंड कंकर करना है या किस तरह से करना है, ठीक है। वो प्रॉब्लम के लिहाज से उसके लिए जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है फिर। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में इस तरह से है कि स्टूडेंट्स को 2 या 3 ग्रुपों में अलग अलग कर दिया गया है और हर ग्रुप को 2 लिस्टें दी गई हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं। एक लिस्ट जो है उसके अंदर मैथ के नंबर हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें फ़िज़िक्स के नंबर है। अब ये जो ग्रुप है इन्होंने करना ये है कि इन्होंने कुछ लिस्टें बनानी है, ठीक है, उसके अंदर से उन जो लिस्टें उनको मिली है उसके अंदर से कुछ लिस्टें उन्होंने बनानी है। अब उसमें 3 तरह की लिस्टें उन्होंने बनानी है। ए है कि जो मैथ में टॉप करने वाले 5% स्टूडेंट है उनके नाम बताने हैं। बी है टॉप करने वाले जो फिज़िक्स में थे 5% उनके नाम बताने हैं। और सी ये है, तीसरी लिस्ट ये बनेगी कि जो 90% मार्क्स से ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स के हैं उनका नाम लिखने हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में 90% से ज़्यादा। अच्छा, ये सारी एक उन्होंने असल में एक सिनारियो बताया, ठीक है, ये कोई ये नहीं है कि ये काम करना है, ठीक है। ये स्कूल वगैरह में तो ये काम कर सकते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए, यानी इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये कि असल में जो इसमें हमने चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है वो एंड पे बताई गई हुई है कि आइडेंटिफाई 5 W's फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के 5 W's जो हैं वो असल में आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या, इसमें क्या क्या होंगे अगर ये काम हमने सारे करने हो
यानी कि ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमने ये लिस्टें बनानी है और ये सारा। उसके 5 Ws क्या होंगे, ये असल में हमने इस एक्टिविटी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो अब 5 Ws इसके जो इस एक्टिविटी के हैं वो ये है कि पहला व्हाट, ठीक है, कि करना क्या है। करना हमने ये है कि लिस्ट ऑफ मार्क्स बनानी है, ठीक है, मैथ और फिज़िक्स की, ठीक है। यानी कि है क्या चीज़ है ये, मार्क्स की लिस्टें हैं मैथ और फिज़िक्स की, ठीक है। उसके बाद अगर हु है कि इसके बारे में, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है वाई, कि हम क्यों बना रहे हैं ये लिस्टें। असल में वो हम इस वजह से बना रहे हैं कि हम मैथ और फिज़िक्स में स्टूडेंट्स को टेस्ट करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए हमने लिस्टें बनाई, यानी उनको देखना चाहते थे कि उनकी क्या पोजीशन चल रही है मैथ और फिज़िक्स में। टेस्ट से बेसिकली यही है कि स्टूडेंट की यानी कि स्टेट का पता चलता है कि वो इस सब्जेक्ट में इस टाइम कहाँ पे है, ठीक है। यानी उसको कितना अबूर असर हो गया इस मजमून पे, कितना वो समझ चुके, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए यानी टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद वेयर, कहाँ पे ये सारी लिस्टें वगैरह बन रही है, स्कूल में, ठीक है। व्हेन, कब बनानी है, अभी बनानी है, ठीक है, नाउ। तो ये 5 चीज़ें हैं। ये जब हम सॉफ्टवेयर भी बना रहे होते हैं तो उसके लिए इन 5 चीज़ों को सामने रखना चाहिए, ठीक है, जब उसको हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। अच्छा, कैंडिड सॉल्यूशन निकालना, फिर उसके बाद यानी कि प्लानिंग हमने कर दी है। अब इसके बाद हमने कैंडिड सॉल्यूशन निकालना है। तो कैंडिड सॉल्यूशन जो है ये असल में असल सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये असल में क्या है कि ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, ठीक है, कि हम अंदाज़न एक चीज़ सोच लेते हैं कि इस चीज़ का सलूशन ये होगा, ठीक है। वो लाजमी तौर पे नहीं है कि उसका सलूशन, एक्चुअल सलूशन वही है जो हम उसका सलूशन सोच रहे हैं। तो ऐसे सलूशन को हम कैंडिड सलूशन कहते हैं, ठीक है। कैंडिड लफ्ज़ का मतलब है स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ है जो कि अभी प्लान नहीं हुई हुई, जो जिसका हमें पक्का कंफर्म नहीं है, ठीक है, जिस पे हमें पक्का यकीन नहीं है, ऐसी चीज़ को कैंडिड कहते हैं। तो कैंडिड सॉल्यूशन में, ठीक है, हम असल में अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि अंदाज़न हमारा सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी है, इफ़ यू आर asked to find number of students in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class, ठीक है। अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे स्कूल में क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, तो उस सूरत में हम ये करेंगे कि हम पहले अपनी क्लास में चेक करेंगे कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट खेल सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे स्कूल में फिर कितने स्टूडेंट खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास में फाइंड किया एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस इन योर स्कूल। अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसमें से अगर 5 स्टूडेंट खेल सकते हैं क्रिकेट, तो जितनी भी क्लासेस स्कूल में 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इतने स्टूडेंट तकरीबन जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम सारे स्टूडेंट से जाके पूछें, पूरा सर्वे करें, तो हो सकता है कि वो उस तरह हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा आ जाए या हो सकता है कम आ जाए, ठीक है। तो ये कैंडिड सॉल्यूशन जो है ना, ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, ठीक है, अंदाज़ा है, ये कंफर्म सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे वही वो कहता है कि टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वेज लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स, ठीक है। यानी कि वही बात है कि सारे स्टूडेंट्स का डाटा फिर हमें इकट्ठा करना पड़ेगा अगर हम
एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो ठीक है, टीचरों से मदद ले सकते हैं। सारे टीचरों को बोल देंगे अपना डाटा इकट्ठा करके मुझे बता दें, या खुद विज़िट करें, ठीक है। जिस इस तरह के किसी तरीके से जो है वो हमें फिर सोल्यूशन इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा, अब कैंडिडेट सोल्यूशन जो है उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। हम पहले ही एस्टिमेट करके तो देख लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन इस तरह का होगा, ठीक है। हो सकता है वो सोल्यूशन हमें ऐसी समझ आए कि जो कि बहुत ज़्यादा जिसके लिए पैसे चाहिए या बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है हमारा टाइम ही ज़ाया हो रहा हो, ठीक है, उसको बना के हमारा नुकसान ही हो रहा हो, तो हम उस नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको पहले ही एस्टिमेट कर लें, ठीक है, उसका कैंडिडेट सोल्यूशन अगर बना लें तो। अच्छा, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया कि फिगर 1.4 ये जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर वो कहता है कि देर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टन प्लेस विच कैन बी रीच इधर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइडवेज। अच्छा, अब वो कहता है कि एक जगह पे हमने पहुंचना है, ठीक है, यानी इस साइड पे हमने जाना है, तो उसके लिए दीवार की परली साइड पे, तो उसके लिए वो कहता है कि मुख्तलिफ रास्ते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ तक जा रहे हैं। या तो दीवार के ऊपर से हमें जाना होगा या फिर साइडों से रास्ता अपनाना होगा, ठीक है। ये रास्ते साइडों से भी जा रहे हैं और एक रास्ता दीवार के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज़ द कैंडिडेट सोल्यूशन। अब इनमें से जो सा भी हम अपना यानी कि सोल्यूशन अपना लेंगे वो हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन है, क्योंकि ये तीनों रास्ते जाते तो उस जगह पे ही हैं, ठीक है। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम किस तरह जाना चाहते हैं। दीवार के ऊपर से जाना, अगर हम वैसे एक चीज़ सोचेंगे, इनको थोड़ा सा एनालाइज करें इन तीनों सोल्यूशंस को, तो दीवार के ऊपर से जाना जो है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दीवार के ऊपर से जाने से इंसान गिर भी सकता है, ठीक है, दीवार भी टूट सकती है, तो वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, इस साइड से अगर जाते हैं तो इस साइड से मेरे नज़दीक जो है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सबसे शॉर्ट रास्ता है, ठीक है, क्योंकि आगे दीवार ख़त्म हो रही है, वहाँ से हम टर्न करके चले जाएंगे, और ये रास्ता सबसे बेहतर है, क्योंकि जो राइट साइड वाला है वो उस साइड पे दीवार अभी चल रही है, ठीक है, वो हो सकता है काफ़ी लंबी हो, वो हमें अगर लंबा पड़ रहा हो तो लेफ़्ट साइड वाला छोटा पड़ रहा हो तो हमें फिर लेफ़्ट साइड वाला रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट सोल्यूशन जो हमारा बेहतर इसमें होगा वो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है, एक्टिविटीज़। वो कह रहा है कि एवरेज हाइट फाइंड करनी है अपने क्लास फेलोज़ की, ठीक है, तो एक कैंडिडेट आंसर आपको देना है उसके बाद, ठीक है। ये कैंडिडेट सोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, और इसमें आपने फिर उसके बाद उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, जो असली सही सोल्यूशन है, वो फाइंड करने का तरीका भी आपने फिर बताना है, ठीक है। एक तो कैंडिडेट आंसर बताना है और दूसरा एक तरीका भी आपने बताना है कि उसका एग्जैक्ट जो सोल्यूशन है वो कैसे फाइंड हो सकता है, यानी हाइट हम एग्जैक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे उसने को बताया कि एक तरीकाकार ये है कि हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो टेप के ऊपर हाइट को पहले जो है वो मार्क करें, ठीक है, उसके बाद ये है कि जो टेप के ऊपर मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको रीड करें, यानी कि वो टेप के ऊपर क्या मेजरमेंट दी हुई है, इंचज़ के हिसाब से है या सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है, वो चीज़, तो यानी कि हर स्टूडेंट की यानी कि हाइट मेजर करें, ठीक है, बात का मकसद ये, और हर स्टूडेंट की हाइट रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है कि हम एवरेज हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स की, क्या हमें फिर पता चल जाएगा कि अंदाज़न इतनी हाइट हर स्टूडेंट की होती है, ठीक है, एक क्लास के अंदर। अच्छा,
अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका बताया गया, और यू कैन इवन फाइंड आउट द कैंडिड हाइट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू सम ऑब्जेक्ट ऑफ नोन हाइट लाइक अ बुक। अब एक तो तरीका मेजरिंग टेप का था जो कि बहुत अच्छा तरीका था, ठीक है, जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी पता चल जाएगी। हम सब की हाइट फाइंड करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम हाइट है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या फ़ाइंड करना है, उसमें एवरेज हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो एवरेज हाइट के लिए ये चीज़ है कि उन सब की हाइट्स को प्लस करें, ठीक है, और उनको डिवाइड कर दें जितनी उनकी तादाद है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी एवरेज हाइट निकल आएगी। ये तो एग्जैक्ट तरीका है, ये जो ऊपर मेरे से दूसरे पैराग्राफ में बताया गया, ठीक है, ये इसमें। और जो नीचे बताया गया वो कैंडिड सोल्यूशन का तरीका है, ठीक है। अच्छा, और यू कैन इवन फाइंड आउट द कैंडिड हाइट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू सम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन हाइट लाइक अ बुक, ठीक है। लेट्स से द हाइट ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज़ 8 सेंटीमीटर। अब हम ये करते हैं कि हम मेजरिंग टेप की जगह एक बुक से हम मेजर करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स को, और एक बुक लेते हैं, ठीक है, किसी भी यानी बुक या किसी और चीज़ से जिसकी हाइट का हमें कुछ पता है, उसको उसकी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो 8 सेंटीमीटर अगर निकलती है, ठीक है, एक बुक की हाइट। यू कैन मार्क दी हाइट ऑफ द बुक ऑन द वॉल। अब दीवार के ऊपर आप निशान लगा लो, ठीक है, बुक की हाइट का। यूजिंग द बुक सेवरल टाइम्स यू कैन मेक अ स्केल विद इंटरवल्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब आप एक बुक का आपने एक दफ़ा बुक को दीवार पर रखा, ठीक है, नीचे निशान लगाया, फिर उसके ऊपर बुक को रखा, फिर निशान लगाया। तो इस तरह बुक की मदद से आप पूरी दीवार पे यानी कि मुख्तलिफ हाइट्स के ऊपर निशान लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा बुक रखा, जहाँ वो ख़त्म हो रही है वहाँ, फिर बुक को उठा के वहाँ से शुरू किए, फिर ऊपर निशान लगाया, इस तरह निशान लगाते जाने। 8 सेंटीमीटर के इंटरवल्स बन जाएंगे, ठीक है। देन बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वॉल यू कैन गेट अ कैंडिड सोल्यूशन टू द स्टूडेंट साइड। इस तरह अगर अब हर स्टूडेंट उस जहाँ निशान लगे हुए हैं वहाँ पे आके खड़ा होगा, तो उससे अंदाज़ा हमें पता चलता रहेगा कि इस स्टूडेंट की हाइट इतनी है, ठीक है। क्योंकि बुक कोई एग्जैक्ट तो मेजरिंग का वो नहीं है, ठीक है, डिवाइस। तो इस वजह से जो है इससे हमें सिर्फ अंदाज़ा पता चलेगा, ठीक है। तो इसका फिर जो मेथड होगा हाइट को मेजर करने का, वो मेजरिंग टेप वाला होगा, ठीक है। एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर निकालना है तो, क्योंकि यहाँ 2 सोल्यूशन बताए गए थे, तो मेजरिंग टेप वाला जो सोल्यूशन था वो एग्जैक्ट था जो दूसरे पैराग्राफ में था। और कैंडिड सोल्यूशन अगर इसका निकालना चाहते हैं तो वो उसके लिए बुक के ज़रिए हम इसको करेंगे, तो वो चीज़, ठीक है, आपका कैंडिड सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। और कैंडिड सोल्यूशन हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैंडिड सोल्यूशन निकालने के बाद हम उसकी जो है वो टेप से एग्जैक्ट हाइट भी बाद में निकाल लें, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए होता है कि हम पहले कैंडिड सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बाद में एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज का, वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, अब ऐसे है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही सोल्यूशन एक प्रॉब्लम को मिले, ठीक है। हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं होता कि एक ही सोल्यूशन हो। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे डाइनिंग रूम की वॉल है, ठीक है, हम क्या है कि उसको मतलब है कि डेकोरेट करना चाहते हैं। अब उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम सिंपल उस पर बस पेंट कर दें, ठीक है, डिस्टेंपर ऊपर करवा दें और उसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। किसी खास कलर का डिस्टेंपर करवा दें जो हमें पसंद है, फ़र्ज़ करें ऑफ वाइट करवा देते हैं। अब वहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम लकड़ी की कोई डेकोरेशन करवा दें, ठीक है, शीट के ज़रिए। ये दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन हम ये भी कर सकते हैं कि हम उस दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगा दें, ठीक है, कोई खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा दें, तो ये भी एक सोल्यूशन है। उस तरह भी दीवार खूबसूरत लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी इस दीवार को डेकोरेट करने के तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। वो आजकल ऐसा करते हैं कि वो कलर्स इस तरह डिफरेंट कलर्स फेंक देते हैं दीवार के ऊपर, ठीक है, वो उस तरह का भी करते हैं। तो इसमें जो हमें बेहतर लगता है हम वो सोल्यूशन अपनाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह यानी कि इसी तरह जो है ना वो आईटी की फील्ड के अंदर जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत से सलूशन मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से फिर आपने बेस्ट सलूशन को चूज़ करना है, ठीक है। अब वो बेस्ट, एक तो बेस्ट वो होता है जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो, हमारी रेंज में ही ना हो, ठीक है। तो अब उसके लिए फिर आपको ऑप्टिमल सलूशन की तरफ जाना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, ठीक है, अपने पैसे हमारे पास कितने हैं, टाइम कितना है, ये सारी चीज़ें देख के फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए जो सबसे बेहतर सलूशन नज़र आ रहा है वो कौन सा, हम वो उसको अपना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है कि अगर आपने ऐसे है कि एक वेबसाइट है जहाँ पे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर से आपने अगर एक ख़ास नाम को सर्च करना है, ठीक है, ढूंढना है, फ़र्ज़ करें 1000 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसमें से आपने एक स्टूडेंट का नाम ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए अब एक तरीक़ाकार नहीं है, बहुत से तरीके हैं जो आप अपना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4 तरीके बताए गए। एक ये है कि आप वेबसाइट पे हर नाम को देखो, फिर चेक करो कि ये वही स्टूडेंट है कि नहीं, ठीक है। पहला चेक किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा इस पर, ठीक है। ये सलूशन जो है बिल्कुल आजकल के दौर के हिसाब से ये अच्छा सलूशन नहीं है। दूसरा जो सलूशन यहाँ पे उसने बताया वो ये है कि आप तमाम जितने भी नाम लिखे हुए हैं उसके प्रिंट आउट ले लो पहले, यानी कि प्रिंटर के ज़रिए उसके पेजेस के ऊपर, ठीक है, प्रिंट निकाल लो, और फिर उसके बाद हर पेज पे आप नाम को ढूंढना शुरू कर दो। ये भी तरीका सही नहीं है, ठीक है, इस पर पैसे भी फालतू ज़ाया हो रहे हैं, प्रिंट भी हम निकाल रहे हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तीसरा तरीकाकार ये है कि आप सारे नामों को कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर आप उन सारे नामों को पेस्ट कर दो, ठीक है। वहाँ पे यानी कि सारे नामों को इंपोर्ट करो, वहाँ पे लेके आओ, और फिर उसके बाद उसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में तरतीब दे दो ABC के हिसाब से, ठीक है, उसको अरेंज कर दो, और फिर उस स्टूडेंट का नाम आप ढूंढ लो। अगर उसका नाम M से शुरू होता है, आप अल्फ़ाबेटिकल में, क्योंकि वो तरतीब में होगा, तो आप नीचे जाओ, शुरू में A वाले होंगे, फिर B वाले, इस तरह M वाले में जाओ और वहाँ पे जाके आप ढूंढ लो। जैसे आप लोग अपनी डिक्शनरीज़ के अंदर वर्ड्स को ढूंढते हो, ठीक है, उसमें भी अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में वो होते हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स पहले A वाले होते हैं, फिर B वाले। अच्छा, तो ये तरीका भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इससे भी बेस्ट सलूशन हमारे पास मौजूद है जिस पर टाइम भी सबसे थोड़ा लगेगा, ठीक है, और एफर्ट भी सबसे कम है। वो चौथा तरीकाकार है जिसमें आप उस वेबसाइट के अंदर ही Ctrl+F प्रेस करोगे, ठीक है, Ctrl+F, ये प्रेस करने से आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। आप किसी भी ब्राउज़र में फाइंड करने का जो ऑप्शन है वो हर ब्राउज़र में मौजूद है, ठीक है। तो आप जब उसको Ctrl+F करोगे तो आपके सामने एक सर्च करने का, फाइंड करने का बॉक्स आ जाएगा। वहाँ पे आप उस स्टूडेंट का नाम लिखो और फाइंड प्रेस कर दो, ठीक है, फाइंड या सर्च जो भी वहाँ लिखा होगा वो प्रेस कर दो, फ़ौरन आपके सामने वो नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका था इसको इसके सलूशन फाइंड करने का, ठीक है। इस वजह से जो बेस्ट सलूशन यहाँ पे है वो नंबर 4 वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा भी सलूशन हो सकते हैं, आपका इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी सलूशन हो सकते हैं। बहरहाल अभी तक जितने हमारे सामने सलूशन आए हैं उनमें नंबर 4 सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो हमने बनाना है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसकी नोयत को देखना है, वो प्रॉब्लम किस तरह का है। तो उसके लिए जो सबसे हमें बेहतर लग रहा होगा सलूशन, उसको हमने अपनाना होता है। अल्लाह हाफ़िज़।